नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्त सिंधु और मैं हूं साक्षी पाठक। हमारी इस खास पेशकश वो 15 दिन में आपका स्वागत है। शुक्रवार 1 अगस्त 1947। अचानक से ये दिन महत्वपूर्ण बन गया। इस दिन कश्मीर से संबंधित 2 प्रमुख घटनाएं घटी जो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली थी। इन दोनों घटनाओं का आपस में वैसे तो कोई संबंध नहीं था, पर आगे होने वाले देश में रामायण महाभारत में इनका स्थान काफी आवश्यक होने वाला था। 1 अगस्त 1947 को गांधी जी श्रीनगर पहुंचे। यह थी वह पहली बात। गांधी जी का ये पहला ही कश्मीर दौरा था। इससे पहले 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए ही थे और पहला विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने गांधी जी को कश्मीर आने के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था। उस समय महाराज हरि सिंह की आयु केवल 20 वर्ष थी, लेकिन 1947 में तो सारा परिदृश्य नाटकीय तरीके से बदल चुका था। अब इस समय महाराज हरि सिंह और जम्मू कश्मीर प्रशासन को गांधी जी का दौरा कतई नहीं चाहिए था। स्वयं महाराज हरि सिंह ने वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि सभी दृष्टि से एवं समग्र विचार करने पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी का प्रस्तावित कश्मीर दौरा इस समय रद्द किया जाना चाहिए। यदि उन्हें आना ही है तो वे शरद ऋतु समाप्त होने के पश्चात आएं। हम एक बार फिर बताना चाहते हैं कि गांधी जी अथवा अन्य किसी भी राजनेता को कश्मीर की स्थिति सुधरने तक यहाँ नहीं आना चाहिए। कहा जा सकता है कि ये कुछ ऐसा ही था मानो मेजबान के इनकार के बावजूद कोई किसी के घर जाए। वैसे गांधी जी को भी इस बात की पूरी अनुभूति थी कि कश्मीर अब भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक नाक का सवाल बन चुका है। स्वतंत्रता बस एक पखवाड़े की दूरी पर थी, लेकिन फिर भी अभी तक कश्मीर ने अपना निर्णय घोषित नहीं किया था। इसलिए गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि उनके कश्मीर दौरे का अर्थ उनके द्वारा कश्मीर के भारतीय संघ में शामिल होने के लिए कैंपेन करना निकाला जाए, क्योंकि ये बात उनके गढ़े हुए व्यक्तिगत और निर्माण की छवि के लिए मार्ग सिद्ध होती। 29 जुलाई को कश्मीर के दौरे के लिए निकलने से पहले दिल्ली की अपनी नियमित प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के महाराज से ये कहने नहीं जा रहा हूँ कि वे भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हो, क्योंकि कश्मीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार वास्तव में कश्मीरी जनता को है। उसी को ये तय करना चाहिए कि उन्हें कहाँ शामिल होना है, और इसीलिए मैं कश्मीर में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने वाला हूँ। यहाँ तक कि प्रार्थना भी ये सब व्यक्तिगत रूप से ही करूँगा। गांधी जी रावलपिंडी मार्ग से होते हुए 1 अगस्त को कश्मीर के श्रीनगर में दाखिल हुए। चूंकि इस बार उन्हें महाराजा ने निमंत्रण नहीं दिया था, इसलिए वे किशोरीलाल सेठी के घर ठहरे। उनका मकान भले ही किराए का था, परंतु खासा बड़ा था। वर्तमान के श्रीनगर में जो बारझुला का बॉर्न एंड जॉइंट अस्पताल है, उसके एकदम नजदीक यह घर था। सेठी साहब जंगलों के ठेकेदार थे। ये साहब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के नजदीकी हुआ करते थे, परंतु इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला को महाराज ने जेल में डाल रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनेक नेता कश्मीर से बाहर निकाल दिए गए थे। सभी नेताओं पर यह आरोप था कि वे शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में महाराज के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए जब 1 अगस्त को जब गांधी जी रावलपिंडी मार्ग से श्रीनगर आ रहे थे, उस समय चकलाला में बख्शी गुलाम मोहम्मद और ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सादिक, इन दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने उन्हें कोहला पुल तक छोड़ा और वापस लाहौर चले गए। गांधी जी के साथ उनके सचिव प्यारेलाल और 2 भतीजियां थीं। श्रीनगर में प्रवेश के बाद गांधी जी सीधे किशोरीलाल सेठी के घर गए। थोड़ा विश्राम करने के बाद उनके दल को सरोवर पर ले जाया गया। गांधी जी के इस संपूर्ण दौरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता उनके आसपास बने हुए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि कश्मीर के इस दौरे से पहले गांधी जी ने नेहरू के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी, और कश्मीर में पंडित नेहरू के सबसे नजदीकी मित्र थे शेख अब्दुल्ला, जो कि जेल में बंद थे। हालांकि फिर भी शेख साहब की बेगम तथा अन्य अनुयायियों ने
गांधी जी की सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। कश्मीर में गांधी जी से आधिकारिक रूप से भेंट करने वाले पहले शासकीय व्यक्ति थे रामचंद्र काक। ये महाराज हरि सिंह के अत्यंत विश्वास पात्र थे, कश्मीर के प्रधान थे। नेहरू की घृणा सूची में सबसे पहला स्थान रखने वाले ये व्यक्ति थे, क्योंकि जब 15 मई 1946 में शेख अब्दुल्ला को उनके कश्मीर विरोधी कारस्तानी के लिए जेल में डाला गया था, उस समय नेहरू ने उनका मुकदमा लड़ने के लिए वकील के रूप में कश्मीर आने की घोषणा की थी। तब इन काक महाशय ने नेहरू के कश्मीर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और मुजफ्फराबाद के पास नेहरू को गिरफ्तार भी कर लिया था। तभी से रामचंद्र काक नेहरू को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। रामचंद्र काक ने गांधी जी को महाराज हरि सिंह का लिखा हुआ एक पत्र दिया, जो कि सीलबंद था। वास्तव में यह पत्र गांधी जी से भेंट का निमंत्रण ही था। महाराज के हरि निवास स्थित आवास पर 3 अगस्त को यह भेंट होना तय हुआ। नेहरू की ब्रीफिंग के अनुसार ही गांधी जी के संपूर्ण प्रवास में उनके चारों तरफ केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता ही थे। शेख साहब की अनुपस्थिति में उनकी बेगम अकबर जहां और उनकी लड़की खालिदा ने गांधी जी के इस 3 दिवसीय प्रवास के दौरान कई बार भेंट की, परंतु 1 अगस्त के दिन श्रीनगर में गांधी जी ने एक भी राष्ट्रवादी हिंदू नेता से भेंट नहीं की। गिलगिट का कश्मीर से अलग होना व फिर से मिल जाना 1 अगस्त के दिन ही ये दूसरी और एक और महत्वपूर्ण घटना आकार ले रही थी, जिसके कारण आगामी अनेक वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप में असंतोष और अशांति रहने वाली थी, और ये घटना भी कश्मीर के संदर्भ में ही थी। महाराज हरि सिंह के नेतृत्व में जो कश्मीर राज्य था वह काफ़ी बड़ा था। सन 1935 में इसमें से गिलगिट एजेंसी नामक भाग अंग्रेज़ों ने अलग करके उसे ब्रिटिश साम्राज्य से जोड़ दिया। 1935 में दूसरा विश्व युद्ध भले ही थोड़ा दूर था, लेकिन वैश्विक स्तर की राजनीति में बड़े परिवर्तन होने शुरू हो गए थे। रूस की शक्ति बढ़ रही थी, इसलिए कश्मीर को रूस से जोड़ने वाला जो भाग था अर्थात गिलगिट, उसे ब्रिटिश सत्ता ने महाराज हरि सिंह से छीन लिया। दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। उस युद्ध में भाग लेने वाले सभी देश खोखले हो चुके थे। ब्रिटिश शासन ने भारत छोड़ने का निर्णय उसी समय ले लिया था। इस परिस्थिति को देखते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान नामक दुर्गम इलाके पर अपना नियंत्रण रखने में ब्रिटिशों की कोई रुचि नहीं बची थी। इसलिए उन्होंने भारत को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता देने से पहले 1 अगस्त के दिन गिलगिट प्रदेश वापस महाराज हरि सिंह के हवाले कर दिया। 1 अगस्त 1947 का सूर्योदय होते ही गिलगिट बाल्टिस्तान के सभी जिला मुख्यालयों में अंग्रेजी हुकूमत का यूनियन जैक उतारकर कश्मीर का राजध्वज शान से फहराया गया। इस हस्तांतरण के लिए महाराज हरि सिंह कितने तैयार थे? कुछ खास नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस इलाके की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन ने गिलगिट स्काउट नामक एक बटालियन तैनात की थी। इसमें कुछ ब्रिटिश अधिकारी छोड़ दें तो अधिकांश सैनिक मुसलमान ही थे। 1 अगस्त को गिलगिट के हस्तांतरण के साथ ही मुस्लिमों की ये फौज भी महाराज के पास आ गई। हरि सिंह ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को इस प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया और उनका साथ देने के लिए गिलगिट स्काउट के मेजर W.A. ब्राउन और कैप्टन S. मैथिसन नामक अधिकारी नियुक्त किए। गिलगिट स्काउट का सूबेदार अर्थात मेजर बाबर खान भी इन लोगों के साथ था। यह नियुक्तियां करते समय महाराज हरि सिंह को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि केवल 2 माह 3 दिन के भीतर ही संपूर्ण गिलगिट स्काउट गद्दारी पर उतर आएगी। वैसा हुआ और इस टुकड़ी ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को बंदी बना लिया। 1 अगस्त के दिन गिलगिट के हस्तांतरण ने भविष्य की महत्वपूर्ण घटनाओं का लेख पहले से ही लिख दिया था। अखंड हिंदुस्तान की खंडित स्वतंत्रता जब देश की दहलीज पर खड़ी थी, उस समय पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर प्रचंड नरसंहार चल रहा था। स्वतंत्रता अर्थात विभाजन का दिन जैसे जैसे निकट आता जाएगा, वैसे वैसे ये नरसंहार बढ़ता ही जाएगा, ऐसा ब्रिटिश अधिकारियों का अनुमान था। इसलिए उन्होंने इन दंगों की आग को कम करने के लिए हिंदू, मुस्लिम और सिखों की सम्मिलित सेना का प्रस्ताव रखा।
इसी के अनुसार पंजाब बाउंड्री फोर्स नामक सेना का निर्माण किया गया। इसमें 11 इन्फेंट्री शामिल थे। इस टुकड़ी में 50,000 सैनिक थे और इनका नेतृत्व करने के लिए 4 ब्रिगेडियर थे, जिनके नाम थे मोहम्मद अयूब खान, नासिर अहमद, दिगंबर बराड़ और थिमैया। 1 अगस्त के दिन चारों ब्रिगेडियर्स ने लाहौर में उनके अस्थायी मुख्यालय में पंजाब बाउंड्री फोर्स बैनर तले अपने काम का आरंभ किया। लेकिन किसे पता था कि केवल अगले 15 दिनों में ही इस सम्मिलित सेना को उनका लाहौर स्थित मुख्यालय धू-धू जलता हुआ देखना पड़ेगा। इसी दौरान कलकत्ता में एक नया नाटक रचा जा रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई यानी शरद चंद्र बोस ने 1 अगस्त को कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। शरद चंद्र बोस एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। 40 वर्षों तक कांग्रेस में रहकर ईमानदारी एवं जी जान से लड़ने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान थी। 1930 की ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में उनका उल्लेख भी है। शरद चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू में काफ़ी कुछ समानता भी थी, जैसे कि दोनों का जन्म 1889 में हुआ और दोनों ने ही शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की। युवावस्था में दोनों के विचार वामपंथ की तरफ झुकते थे। आगे चलकर दोनों ही कांग्रेस में सक्रिय हुए एवं इन दोनों के आपसी संबंध काफ़ी अच्छे थे। लेकिन 1937 में ये समीकरण बदला, जब बंगाल के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को सबसे अधिक यानी कि 54 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद दूसरे नंबर पर कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों को 37 सीटें मिली। बंगाल में कांग्रेस के नेता के रूप में शरद चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी और मुख्य नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस और कृषक प्रजा पार्टी को मिलकर संयुक्त सरकार स्थापना करनी चाहिए, लेकिन नेहरू ने यह प्रस्ताव अनसुना कर दिया। सर्वाधिक सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा और कृषक प्रजा पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना ली। शेरे बंगाल के नाम से मशहूर AK फजलुल हक बंगाल के प्रधानमंत्री बने। उसी समय से कांग्रेस बंगाल में कमजोर होती चली गई। आगे चलकर 9 वर्षों के बाद इस गलती की परिणति मुस्लिम लीग के सोहरावर्दी जैसे कट्टर मुस्लिम व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने में हुई। सोहरावर्दी वे कुख्यात व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से 5000 निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार किया गया। ये सारी घटनाएं शरद बाबू को व्यथित कर रही थी। उन्होंने समय समय पर इस संबंध में कांग्रेस नेतृत्व को, विशेषकर नेहरू को सूचित भी किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। नेहरू इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। 1949 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के विरोध में जबरदस्त कटु प्रचार किया था। उस कारण शरद चंद्र बोस का और भी चिढ़ जाना एकदम स्वाभाविक ही था। इन सारी घटनाओं के ऊपर एक और प्रहार के रूप में गांधी नेहरू द्वारा बंगाल के विभाजन को मान्यता दे दी गई, जो कि शरद बाबू को बिल्कुल भी रास नहीं आई। इसलिए उन्होंने 1 अगस्त को अपने 40 वर्षीय कांग्रेसी जीवन से त्यागपत्र दे दिया। 1 अगस्त को ही शरद चंद्र बोस ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामक पार्टी की स्थापना की एवं जनता को स्पष्ट रूप से ये बताने लगे कि देश का विभाजन एवं देश में जो अराजकता का वातावरण निर्मित हुआ है उसके पीछे साफ तौर पर नेहरू के नेतृत्व की विफलता है। 1 अगस्त 1947 भारत में घटने वाली प्रचंड एवं तीव्र घटनाओं का यह दिन अब शाम में ढलने लगा था। पंजाब पूरी तरह आग और हिंसा के हवाले हो चुका था। रात के उस भयानक अंधेरे में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के सैकड़ों गांवों से उठने वाली आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 58,000 स्वयंसेवक पूरे पंजाब में हिंदू सिखों की रक्षा में दिन रात एक किए हुए थे। ठीक इसी प्रकार बंगाल की परिस्थिति भी अराजकता की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। स्वतंत्रता एवं उसके साथ ही विभाजन अब केवल 14 दिन दूर था।